जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। दूसरे नंबर पर राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं किसान, यानी आप लोग। मैं हरियाणा से आता हूँ। वहाँ का किसान हर छोटे बड़े काम को शुरू करने से पहले, यहाँ तक बैल हाँकते वक्त भी एक ही वाक्य बोलता है कि ले राम का नाम। पर जिस तरह हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, ठीक वैसे ही किसान भी अपनी शक्तियां भूले बैठा है। उसे जरूरत है एक जामवंत की, जो उसको उसकी ताकत का ज्ञान करा सके। और इस सदन में ऐसे ही एक व्यक्तित्व के धनी उपस्थित हैं जो जामवंत जी की भूमिका बाखूबी निभा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री, फ्लाईओवर मैन श्री नितिन गडकरी जी की, जिनका नाम बोलता है, जिनका काम बोलता है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आमंत्रित करता हूँ नितिन गडकरी जी को, आप आए। परमादरणीय स्वामी का सिद्धेश्वर जी, डॉक्टर कादर अली वली, प्रोफेसर बी की विजय, नए भारत के किसान, इस किताब के लेखक आदरणीय रामवीर श्रेष्ठ जी, डॉक्टर धर्मवीर कंबोज जी, वाइस चांसलर, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, राजेश जी, आयोजन समिति की गीतांजलि राघव, वीरेंद्र सिन्हा जी और उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, जब मुझे इस कार्यक्रम का आमंत्रण मिला तो मैंने उसको तुरंत स्वीकृति दी। तो इसलिए भी कि राजनीति में रहते हुए अनेक सालों तक मैंने काम किया है और मुझे मेरी हैसियत से कई गुना ज्यादा राजनीति में काफी बड़े बड़े पद भी मिले। पर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मेरे पिताजी भी किसान थे और किसानों की स्थिति देखकर मैंने ये तय किया कि इस समस्या को समाधान के रूप में रूपांतरित करने के लिए अब जीवन में जो भी कुछ समय मिला है उसके लिए मिशन के रूप में काम करना। और इसलिए मैं राजनीति में जरूर हूँ, पर मैं लगभग राजनीति करता ही नहीं। मैं सेवा का काम करता हूँ। हमारे देश में राजनीति का अर्थ होता है, जो लोग लगाते हैं उनको सत्ता कारण। राजनीति का सही अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और सेवा करना। और दुर्भाग्य में राजनीति जो है सत्ता कारण तक सीमित रही है। और इसलिए मैं अक्सर याद रखता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है। और इसलिए हमारे देश के किसान, गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की जो स्थितियां हैं, इसको बदलना ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। 1947 से लेकर अनेक प्रकार की बातें भी हुई है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें यह आत्मपरीक्षण करना होगा कि हमारे इतने साल के अनुभव के बाद हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाने से हमारा फायदा होने वाला है। हमारे देश में जो विकास होता है, उस विकास को जिस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। और जीडीपी जो हमारा होता है उसमें 22 to 24% इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, उद्योग कंट्रीब्यूट करते हैं। 12 से 54% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और करीब 14% तक किसान और अलाइड सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जब गांधी जी 47 में बात करते थे तब 90% आबादी गांव में रहती थी और आज स्थिति ऐसी हुई है कि 65% आबादी गांव में है और ये 30 से 35% का जो माइग्रेशन हुआ है
इसका कारण हमारे गांव गरीब मजदूर किसान की जो परिस्थिति है, जो जल जमीन जंगल और जानवर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसके तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, उसका ये परिणाम है। हमारे किसानों में ये जो बदलाव हमको लाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको फोकस करके कुछ नीतियों पर आप जैसे प्रमुख किसानों को सोचना होगा। पहली बात तो ये है कि 65% आबादी और केवल 14% ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का हम सब का सपना है। हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, पर ये इतनी बड़ी 65% आबादी, अगर इसका विकास नहीं होगा, इसकी गरीबी भूखमरी बेरोजगारी दूर नहीं होगी, गांव में जाने के लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, किसानों को पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी खुद के लिए और खेती के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा, गांव में अच्छी स्कूल नहीं होगी, गांव में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, गांव के युवाओं को हाथों को काम नहीं होगा और गांव के किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे, तो फिर हम इतनी बड़ी आबादी का ये गरीबी भूखमरी बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेंगे। और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गांव गरीब मजदूर किसान की कल्याण करने वाली नीतियां कौन सी हो सकती है, उसका वस्तुनिष्ठ हमें आत्म परीक्षण करके चिंतन करना होगा। जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हम डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है ब्लड चेक करो, ईसीजी निकालो। हमें भी अपना ब्लड चेक करना पड़ेगा, ईसीजी निकालना पड़ेगा कि हमारे शरीर में समस्या कहाँ है। और इसलिए इस उद्दिष्ट के मेरे बारे में मतलब नहीं, किसान समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, सबकी भावना है, पर ये कैसे होना चाहिए इसके बारे में चिंता करना चाहिए। हमारे देश में जो गांव की परिस्थिति है, जल जमीन जंगल और जानवर, इस नीतियों को हमने जितना प्राधान्य देना चाहिए था उतना नहीं दिया, ये मैंने आपको कहा था। पर ये परिस्थितियां बदल रही है। थोड़ा मुझे क्षमा करें, मैं कोई अंग्रेजी शब्द आएंगे तो थोड़ा आसानी से आपको कह पाऊंगा, इसलिए मैं उसका उपयोग करूंगा। मैं अक्सर दो बातों का उल्लेख करता हूं। एक है नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, तभी हम समृद्ध और संपन्न बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जा सकता। और इसलिए आज हमें सही में अगर नॉलेज टू वेल्थ ये करना है तो किसान में, ग्रामीण क्षेत्र में जल जमीन जंगल पर आधारित वर्ल्ड प्रैक्टिसेस की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर उत्पादन खर्चे को कम करके उत्पादन को कैसे बढ़ाना, इसका तंत्रज्ञान जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें यश नहीं। अब पहली बात तो यह है कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, अभी बताया गया परिचय में नहीं हूँ। हमारे देश में मुझे याद है कि ये बादल साहब का जो गांव है, वहां से जो इंदिरा कैनाल बोलते बहता था वो फूट गया, और उसके कारण सब जमीन पंजाब की उस साइड की खराब हो गई। तब मैंने 2,500 करोड़ रुपए देकर ये बताया गया कि इसका अगर कॉम्पिटीकरण होगा तो राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिलेगा। वो मैंने 2,500 करोड़ की मान्यता पानी भी आने लगा, राजस्थान में गया। हमारे देश में जब हमको स्वाधीनता मिली तो 1947 में भारत और पाकिस्तान जब हुआ तो 3 नदियां हिंदुस्तान को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली।
अधिकार का पानी जो हमने करार किया वो पानी पाकिस्तान में बहता है और पंजाब और हरियाणा पागड़ी के लिए झगड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ गए। पर जब मैं मंत्री था तो 24 झगड़े थे राज्यों में, 1970 से पहले के थे। तो मैंने अपना थोड़ा उपयोग किया, मैंने सब मंत्रियों को बुलाता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री आते थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर को, सब उत्तराखंड, हिमाचल, और मैं बोलता था कि मैंने दरवाजा बंद किया, तुम्हारा जब तक समाधान नहीं होता, एमओयू साइन नहीं होता, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और 23 में से 24 में से 17 जगह मैंने निपटा दी। पानी की कोई कमी नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम डैम बना रहा हूँ, मैंने उसके 60,000 करोड़ का काफी पैसा भारत सरकार से दिया। मैं 4 बार उसका काम देखने के लिए गया था। वो गोदावरी पर बन रहा था पोलावरम। अब वो पानी जो है डैम बनने के बाद भी 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। जो समुद्र में पानी जा रहा है उसको हमने रोकना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं होती। जो हमारा उड़ीसा से ये सब नदियां निकलकर छत्तीसगढ़ से, हमारे महाराष्ट्र से आगे जाके आगे की तरफ जाती समुद्र में, पानी बहुत है। तो मैंने 49 प्रोजेक्ट्स रिवर कनेक्टिविटी के तैयार किए और वो टीपीआर तैयार है। और उसमें सिंपल ये था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मैंने कहा तुम क्यों कर्नाटक से लेते हो? कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाया कि मैं आपको पानी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। बोले कैसे? तो मैंने जो एक्सेस वाटर है गोदावरी में, ये गोदावरी का कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में डालकर मैं टेल एंड से तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक पानी पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट है। अब 2 केन बेतवा ये अभी चालू हो गया, उसमें से एक प्रोजेक्ट और दूसरा और प्रोजेक्ट चालू होगा। उसी समय योगी जी तैयार हुए थे, शिवराज जी को मैं बहुत समझा रहा था, कोई बोले मध्य प्रदेश और करके रह गया। तो आखिर में अभी बाद में मैं मंत्री नहीं था, पर अभी उसके बाद वो करार हो गया। तो अब बुंदेलखंड के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो पहली बात, देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। बहुत लोग इस पर बहस करते हैं और अभी मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखो कि मैं कोई राजनीति नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है। 11 में से 6 डिलीट जो है वो सरकारी कृषि विद्यापीठ की मिली है और वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं एक काम करता हूँ जो मैं आपके लिए बहुत जरूरी है, हरियाणा और पंजाब के लिए बहुत सिंपल है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं कोई हवा की बात नहीं करूंगा। मैंने खुद मेरे यहाँ 5 हार्स पावर के 3 पंप थे, 3 कुएं थे, 1-1 घंटा चलते थे। मार्च अप्रैल में पानी नहीं था। मैंने मेरे खेत के बाजू की जो नदी थी, जो तालाब थे, उसमें से तालाब तो हमारा नहीं थे, नदी थी और नाला था, उसका खोलीकरण रुंदीकरण किया। अब आप में से जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी शायद आपको कुछ पता हो, भी कुछ नहीं है, पर इतना सिंपल अर्थ है कि जो स्ट्राटा है, जो रॉक है, पानी पीने वाला और पानी नहीं पीने वाला। अब इसमें रॉक के 10 प्रकार हैं: टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो जमीन में हमको नीचे जमीन, नाले और नदी को खोदना है, तब तक खोदना है जब तक पानी पीने वाला स्ट्राटा जमीन नहीं लगती, रॉक नहीं लगती। देखो आप में से कुछ लोग सरकारी नौकरी होंगे, वो क्या करते हैं, तो नौकरी करते करते महीने में डिपॉजिट रखते हैं।
और रिटायर्ड होने के बाद पीएफ का पैसा, बाकी पैसा इकट्ठा लाकर 10-20 लाख रुपए बैंक में जमा करके ब्याज उनको महीने पे मिलता है, उसका उधर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जीवन भर पानी को जमीन के अंदर डिपॉजिट करते जाओ, डिपॉजिट बढ़ाओ, पानी का खर्चा कम करो, और अगर आपके खेत में अगर 24 घंटे पानी मिल जाएगा तो आपका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ जाएगा। तो पानी का जल संवर्धन, वाटर कंजर्वेशन, ये काम हमें करना चाहिए। मैंने भी NHI का मैं काम करता था, मैं आपको समय मिलेगा तो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है अकोला में, महाराष्ट्र में, वहां मैंने 40 तालाब बना के दिए और 4,500 एकड़ जमीन पानी के नीचे है। फिर परगढ़ी कृषि विद्यापीठ में बना दिए, मैं 1,000 तालाब बनाए फुकट में। आप बोलोगे ये फुकट कैसे बना? तो महाराष्ट्र सरकार को मैंने रिक्वेस्ट की कि रोड बनाने के लिए इनको मिट्टी लगती है, तो जो किसान और जो इंस्टीट्यूशन में अनुमति देगी, हम उससे मिट्टी खोदने का काम करेंगे, वो रोड में डालेंगे, फुकट में तालाब बन गए तालाब। फिर जो नदी नाले हैं वो खोद के उसका जो एग्रीगेट है वो रोड में डाल दिया, हो गया, उसका जल स्टोरेज बढ़ गया। और कुछ भी नहीं हुआ तो फर्टिलाइजर की जो आपकी बैग होती है उसमें बोरे में रेती भर के एक उसको मुंदराई बांध कहते हैं, आप अगर नाले और लगा के देंगे और उसके कारण अगर 3-4 महीने भी पानी रोक के रखेंगे तो जमीन के अंदर जाएगा, तो आपके कुएं का पानी बढ़ जाएगा। अब मेरे यहाँ 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप और 8-9 घंटे पानी चलता है। तो पानी की उपलब्धता होने के कारण मेरा इरिगेशन बढ़ा। फिर दूसरी बात यह कि पानी अगर अपने पास होगा तो पानी का उपयोग कैसे करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि आप, अभी मैं थोड़ा सा पानी पिया, अब समझो मुझे ये 2 लीटर पानी एक समय मेरे मुंह में ठोक ठोक के भर दिया तो क्या होगा? मैं चिल्लाऊंगा। फिर आप पेड़ को ये पानी जो देते हो, ड्रिप इरिगेशन, एक थेप से देते हो, उसकी फिलॉसफी अलग है। और इसलिए हमको पानी जो है एकदम देना, इसके बजाय ड्रिप से देने में फायदा है। हम जो इंसान के लिए, वही तो हमारे वृक्षों के लिए दिए, प्लांट के लिए दिए, और जगदीश चंद्र बोस जी ने ये सिद्ध करके दिया है कि उनको भी प्राण है। तो पहली बात तो पानी का उपयोग और नियोजन करते समय बने तक उसको ड्रिप इरिगेशन के अनेक प्रयोग है, उसके साथ हम उसका पहुंचा करना ये आप तय करिए। तो ये खेती में पानी के उपयोग कैसे करना, स्प्रिंकलर लगाना या ड्रिप लगाना, या कोई आजकल हमारे यहाँ वो पेड़ के आगे में वो मिट्टी के मटके में पानी भरते हैं और वो पानी धीरे धीरे पेड़ को देते रहता है, जब मटका खत्म होता है फिर भर देते हैं। तो आप जो भी बातों से करेंगे तो आपको ये बात समझनी होगी। दूसरा जो पानी है उसमें साल्ट बहुत ज्यादा है। मेरे घर में जानवर मरते थे, उत्पादन ठीक से नहीं होता था, तब पानी का टेस्ट करने के लिए कहा, तब ध्यान में आया कि ये बड़ा हार्ड वाटर है, तो सॉफ्टनर लगाया, तो अभी ठीक हो गया। पहली बात, पानी, जमीन और पत्ती, तीनों की टेस्ट करके आपको यह समझना होगा कि पानी कैसा है, जमीन में किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है। हम सीधा दुकान में जाते हैं, 4 गुस्सागत की बैग, 4 यूरिया की बैग आके डाल फेंक देते, क्यों जमीन खराब है। और इस प्रकार से अगर हम फर्टिलाइजर एक्सेसिव देते रहेंगे तो जमीन, आप देख रहे हैं 11-15, हमारी जमीन खराब हो जाएगी। आपके जमीन में फास्फोरस कम है कि पोटैश कम है, ये देखो। और अभी तो हमारे इतना संशोधन हुआ है, तो आचार्य देवव्रत जी ने भी जैविक खेती पर लिखा है, और हमारे यहाँ जीवामृत होता है कि जैसे 1-200 लीटर में 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र, गोबर और उसके साथ गुड़, वो सब मिश्रण करके उसका बनाकर अगर हमने पेड़ को दिया तो पेड़ के नीचे में वो कछुआ लगता है, हमारे गांव में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगते हैं, वो क्या करते हैं, वो जमीन को भुसभुसित बनाते हैं।
और उसके कारण क्या होता है कि हवा का नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट के मूल को मिल जाता है, तो ऊपर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं यूरिया डालने की। तो अब ये धीरे धीरे जो उत्पादन खर्च को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये पहला सूत्र अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग होंगे हमारे यहाँ, मुझे एक ने बताया ये बाल होते हैं ना, ये बाल लाकर हम एमिनो एसिड बनाते हैं। मैंने बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी दी और सस्ते में किसानों को देते हैं। तो मैं पहले मुझे लगा कि बाल तो खूब है, खूब आजकल तो महिलाएं भी बाल काटती है, पुरुष भी काटते तो बहुत बाल मिलेंगे। पर जब मैंने नागपुर में देखा तो मुझे 50 किलो में बाल लेंगे। तब मैंने कहा कि तिरुपति से, तो मैं अभी 3 से 4 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ महीने में, और उन बालों से एमिनो एसिड बेसिस बहुत चीजें बनाई और करीब 4-5 करोड़ का बेचता हूँ। अब कॉस्ट पर 10% प्रॉफिट पे देता हूँ। वो प्लांट बूस्टर है और वो लगाने के बाद एकदम फर्क पड़ता है क्रॉप में। तो मेरा ये है क्या, हम बुलाना करेंगे। हमारे यहाँ जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, लाइट थोड़ा बंद कर सकते, लाइट बंद कर सकते। हाँ, ये तालाब बन रहे हैं और मैंने वहाँ ये पूरे बरसात में पानी स्टोर होता, इधर रोड बन रहा, उधर तालाब बन गए। यहाँ हमारे यहाँ बुल्डाना जिले में अजिंठा आपने नाम सुना, वहाँ ये जो धनगर कम्युनिटी है मेंढी पालन करती है, तो 17,000 लोग माइग्रेट होते थे। अब वहाँ पानी आ गया, कुएं 24 घंटे चलने लगे। प्रताप राव वहाँ के मुख्यमंत्री है आयुष विभाग के, वो मैंने आए कि मेरे घर पर, मैंने कहा कैसा, बोले अब तो 2-3 क्रॉप ले रहे, आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई माइग्रेशन नहीं होता क्योंकि पानी आ गया। ये फुकड़ में हो सकता है। दिल्ली कटरा मैंने हाईवे बनाया, बहुत लोगों को कहा अरे मुझे मिट्टी दे दो, मैं तालाब बना देता हूँ। वो बड़े बड़े वाटर बॉडी बन गए। मेरा आपको एक सुझाव है कि पहली बात पानी का भी टेस्टिंग करो, पत्ती का भी करो और मिट्टी का भी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बीज और प्लांट कलम, इसमें जब तक आप अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं मिलेगा तब तक उत्पादकता नहीं मिलेगी। और जो नर्सरी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं नागपुर से हूँ, आपके यहाँ कीरो होता है, हमारे यहाँ नागपुर ऑरेंज है, हमारे यहाँ ऑरेंज सिटी कहते हैं हमारे शहर। अब हमारे शहर में, हमारे विभाग में, विदर्भ में, हमारा विदर्भ है हरियाणा के बराबर ही का है। हमारी 10 लोकसभा विदर्भ में, आपका भी 8-10 की है। तो हमारे क्षेत्र में ऑरेंज बहुत लगता है। तो मैं अभी इस बार 25 किसानों को लेकर स्पेन में गया, तो हमारे ध्यान में आया कि स्पेन में एक वेलेंशिया करके संतरे की वर्ल्ड फेम वैरायटी है। तो वहां क्या करते हैं, वो 1 एकड़ में 340 झाड़ लगाते हैं, हम 1 एकड़ में 100 झाड़ लगाते हैं। फिर वो 3 फीट का ऐसा बेड तैयार करते हैं और 1 फीट उसमें नाली बनाते हैं, और कलम लगाने के बाद एक प्लास्टिक की पाइप लगा देते हैं 1-1.25 फुट की, ताकि ऊपर उसमें कोई रूट्स न निकले। और बाद में जब पेड़ बड़ा होता है उसको काटते हैं, गोंगरा जैसा वो ऊपर का काटते हैं, इधर से काटते हैं। उनका 1 एकड़ में उत्पादन है 25 से 30 टन, और विदर्भ में हमारा इनकम है, मेरे घर में भी ऑर्गेनाइज से 4 से 5 टन। अब हमारा उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो हमको पैसे कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है, जो प्रयोग एक दूसरे को कर रहे हैं, उसको आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अगर सोशल मीडिया में आपने अगर आपका प्रयोग डाल दिया तो कोई देख लेंगे कि मैं कोई मीडिया सेवी नहीं हूँ, मैं अपने पोस्टर पे चिपकाता नहीं, बायोडाटा में कभी कभी छपा है, तो मैं अभी आज भाषण दे रहा हूँ, तो आपके यहाँ से मेरा टीम भाषण लेके वो मेरा सोशल मीडिया में जैसे जाता है, तो मेरे फॉलोअर्स है 25 करोड़, और मुझे गोल्डन डिस्क मिली है, मुझे 3 लाख रुपये मिला है।
तो मैं पूरा पैसा गरीबों के लिए दान कर देता हूँ। तो पहला है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरों के सोशल मीडिया में ग्रुप तैयार करो और एक दूसरे को बताओ कि किसकी सक्सेस स्टोरी हो, कॉपी करो। कोई अच्छे काम के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि हमको बीज और कलम दो बातों में बहुत गंभीरता से सोचना होगा, अच्छी लगनी चाहिए। अब दूसरा, आप इतना यूरिया और मिश्रक यूज करते हो, मेरे पास ड्रोन है। अब मैं ड्रोन से जब स्प्रेइंग करता हूँ तो नैनो यूरिया का उपयोग करता हूँ। अब नैनो यूरिया की बॉटल है 250 की, तो 2 बॉटल में मेरा काम हो जाता है। और वही अगर मैं यूरिया की बोरी को चार बोरी यूरिया की 50 की 4 बैग लगती थी, उसमें क्या होता है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर बाजार से लाकर फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, जमीन को खराब करता है, और 25% प्लांट हो जाता है। जब हम नैनो यूज करते हैं तो 75% प्लांट हो जाता है और 25% वेस्ट होता है, तो हमारा आधा खर्चा खाद के ऊपर बच गया, उतना हमारा फायदा हुआ। मेरे घर पर गन्ना लगा, मैं 4 चीनी मिलें चला था किसानों के लिए। मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। अगर मैं उद्योगपति होता तो मैं ब्रिज टनल और रोड का तो एक्सपोज करता, वो नहीं करता, किसानों पे काम करता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 88 टन गन्ना एक एकड़ में, आपके इधर की भाषा में 880 क्विंटल हुआ। मैंने ड्रोन से स्प्रे किया और मेरे यहाँ भी तुअर हुई ऑर्गेनिक, तो मुझे एक एकड़ में 14.5 क्विंटल हुई। इसका कारण मैं हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री में प्रेस फंड और स्पिरिट वॉश गंदा पानी निकलता है, उसमें डालकर मैं उसका एक भू सुरक्षा खाद तैयार करता हूँ। 50,000 टन, बहुत लोगों में पॉपुलर हो गया। और वो खाद में ये फरीदाबाद के इंडियन ऑयल की लेबोरेटरी ने कल्चर तैयार किया। वो कल्चर ऐड करके वो खाद इतना प्रभावी है कि वो ऑर्गेनिक खाद उत्पादन बढ़ाता है। आप कंपोस्ट करिए, आप गांडू खाद, कछुआ का खाद तैयार करिए, आपके यहाँ जितना जितना वेस्ट होता है वो लीजिए। अब टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ। आदमी को जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता है। और पहली बात, आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करो। मेरे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन 0.35 था, उत्पादन नहीं आता था। अब मेरे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जिस दिन 0.75 0.80 हुआ, उस दिन मुझे उत्पादन बढ़ गया। तो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये एमएसएमई की हमारी वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, वहां के रिसर्च करने वाले लोगों ने 2-3 ड्रम में बायोचार तैयार किया है। बायोचार का मतलब ये है कि उन्होंने जो हम जलाते हैं उसको उन्होंने ड्रम में रखकर एक छोटा 4,000 का इक्विपमेंट है, आईआईटी में भी हुआ है, पता नहीं। वो बायोचार तैयार करके खत में मिश्रण करके डाल देंगे और आपके जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप 0.6065 0.80 तक ले जाएंगे तो आपका कृषि उत्पादन 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो ये, इसमें कोई खर्चा नहीं। जो आपके यहाँ वेस्ट पड़ा हुआ है, बायोमास कचरा, हमारे यहाँ कॉटन स्ट्रॉ पराठी है, वो हो सकती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि वेस्ट टू वेल्थ, जैसे मैंने नॉलेज टू वेल्थ कहा, वैसे वेस्ट टू वेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 8 साल पहले मैं नागपुर में, हमारी कॉर्पोरेशन थी, तो मैंने कल्पना आई कि गंदा पानी बेचे। तो मैंने मेयर को बोला, ये गंदा पानी, जो टॉयलेट का पानी है लोगों का, गंदा ये बेचेंगे। तो उसने कहा क्या बोलते हो आप, ये कोई होने वाला है? तो मैं करके दिखाता हूँ, आपको ताज्जुब होगा। मैं 60 साल से हमारे शहर का टॉयलेट का गंदा पानी, लोग जो गंदा पानी तैयार करते घर में टॉयलेट में,
को शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को पानी सप्लाई करता हूँ। महानगर पालिका को हर साल 300